रहे थे सेकेंड चैप्टर ऑफ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो स्पेक्ट्रम की बुक है। दूसरा चैप्टर था कि अब ब्रिटिश जब आए तो इंडिया कैसा था, क्यों ब्रिटिश को मौका मिला कि वो पावर में आए। तो हमने पहले जो इसका पहला पार्ट था उसमें पढ़ा था कि ब्रिटिश का डिक्लाइन कैसे होता, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रिटिश के डिक्लाइन के लिए। उनमें से 3-4 फैक्टर्स तो हमने पढ़े थे कि जमींदार नॉबल्स के प्रति जो लॉयल हो जाते हैं, पहले वो लॉयल राजा के प्रति होते हैं। दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा था कि ज़मीन कम पड़ जाती है, जहाँ से उनको रेवेन्यू आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। कोई अच्छा रूलर नहीं होता औरंगजेब के पास औरंगजेब की पॉलिसीज़ ही इतनी बेकार होती है, जो बाकी के जाट मराठा सिख उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी है, राइज ऑफ रीजनल स्टेट। ये एक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल था। राइज ऑफ रीजनल स्टेट तीन में डिवाइड करते हैं, सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट किंगडम एंड न्यू स्टेट। जो न्यू स्टेट्स है उसमें मराठा सिख जाट। न्यू स्टेट का मतलब क्या था? न्यू स्टेट का मतलब था कि कुछ लोग उठे, उन्होंने मुगल एम्पायर के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया कि हमें आपकी अथॉरिटी नहीं चाहिए। वो थी मराठा सिख और जाट, वो बने न्यू स्टेट्स। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कौन से थे? जैसे राजपूत, मैसूर, केरला, ये थे इंडिपेंडेंट स्टेट। ये मुगल की अथॉरिटी मानने से इनकार करते थे। अब जब मुगल वीक हो जाता है, राजा कमजोर हो जाता है, तो इनका जो कंट्रोल होता है इन स्टेट्स में से उठ जाता है। इनके अपने ही रूलर खुद के राजा बन जाते हैं और अपनी ही किंगडम को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो ये थे मसूर, केरला, राजपूत स्टेट। अब सक्सेसर स्टेट्स कौन सी थे? सक्सेसर स्टेट्स है अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। ये स्टेट का मतलब ये है तो इंडिपेंडेंट थे, अपना रूल कर रहे थे, लेकिन अगर कोई इनको मुगल कुछ कहते थे तो ऐसा नहीं था, ये उनको चैलेंज करते थे, उनकी बात भी मानते थे, लेकिन ज्यादा जो रूल था इनका खुद के हाथ में ही था। इनको बोलते थे सक्सेसर स्टेट। तो ये एक फैक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश जो मुगल एम्पायर थे उनके खात्मे के लिए। और ब्रिटिश इस वजह से पावर में आए क्योंकि जो ये स्टेट्स थी, पहले इन स्टेट्स पे मुगल का कब्जा था, लेकिन धीरे धीरे मुगल का कब्जा इनसे हट चुका था और जो ब्रिटिश थे वो पावर में आ चुके थे। अब है कौन कौन सी स्टेट्स थी, रीजनल किंगडम है कौन कौन सी थी जो इंडिपेंडेंट बने, सक्सेसर बने, न्यू बने? पहले हैदराबाद। हैदराबाद का फाउंडर कौन आता है? असफ जहां। असफ जहां को बोलते हैं क्लिच खान, जिनको पॉपुलर जो नेम होता है वो होता है निजाम उल मुल्क। अब किसने बोला था कि कोई इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए? वो जुल्फिकर खान ने बोला था। जुल्फिकर खान अपना ये सपना पूरा करते कि इंडिपेंडेंट कोई स्टेट होनी चाहिए, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है 1713 में। क्लिच खान जो मुगल एम्परर होते हैं, क्लिच खान जो मैंने बताया हैदराबाद के फाउंडर होते हैं, क्लिच खान की लड़ाई मुगल एम्परर से हो जाती है क्योंकि मुगल एम्परर ने मुबारिस खान को वाइसराय डिक्लेयर कर दिया होता है। क्लिच खान मुबारिस खान को मार देते हैं इन द बैटल ऑफ शक्करखेड़ा 1724 में, और खुद वाइसराय बन जाते हैं और अपने आप को टाइटल देते हैं आसफ जहां। ये था हैदराबाद। अब आता है अवध। अवध का फाउंडर था शद्दत खान। शद्दत खान को बोलते थे बुरहान उल मुलिक। शद्दत खान सिया था। इसकी सैयद ब्रदर से लड़ाई हो चुकी थी और सैयद ब्रदर ने इनको कोर्ट से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए इन्होंने अपनी एक स्टेट अवध स्टेट को फाउंड किया था। और नादिर शाह ने इन पे प्रेशर डाला कि आपने जो भी बूटी आपके पास है वो आप मुझे दो, इसीलिए प्रेशर में आके जो शद्दत खां होते वो सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद ये था अवध। अवध के बाद आता है बंगाल। बंगाल के फाउंडर होते हैं मुर्शिद कुली खान। ये फाउंडर होते हैं बंगाल के, बड़े अच्छे रूलर होते हैं। इनके रेन में बंगाल एक बहुत खुशहाल एरिया बन जाता है। इसके बाद इनके बेटे शजाउद्दीन आते हैं 1727 में। फिर सरफराज खान आते हैं, उनको अलविर्दी खान मार देते हैं 1740 में, जो गवर्नर होते बिहार के, और अपने आप को पावर में लेके आते और एम्परर बन जाते हैं। उसके बाद आता है राजपूत।
ये देखिए हम पढ़ रहे हैं कि क्या कारण था मुगल पावर से हट चुके थे ये स्टेट्स थे जो अपने अपने ही रूलर खड़े हो रहे थे, इनका मुगल की अथॉरिटी इन्होंने मानने से मना कर दिया था। राजपूत राजपूत ट्राई टू री एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंस इन द 18th सेंचुरी। अब जब राजपूत ने ये सोचा कि हम हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो बहादुर शाह जो होते हैं मुगलों के, वो इनके खिलाफ हो जाते हैं। वो मार्च कर देते हैं अजीत सिंह के अगेंस्ट। अब एक एक साइड मुगल हो गए, दूसरे साइड राजपूत हो गए। मुगल की तरफ बहादुर शाह फर्स्ट है, राजपूत की तरफ अजीत सिंह। और अजीत सिंह ऑलियंस किसके साथ बना लेते? जय सिंह सेकंड और दुर्गादास राठौर के साथ। बाद में अब देखो, अगर ये ऑलियंस राजपूत की बनी रहती तो ये टक्कर दे देते मुगलों को। लेकिन क्या हुआ था, जो ऑलियंस थी ये राजपूत की, ये टूट चुकी थी, और जिससे बहादुर शाह को बहुत फायदा हो चुका था। और फिर भी अगर मुगलों को फायदा तो हुआ था, लेकिन ऐसा भी टाइम था जब जब राजपूत के अंडर बहुत बड़ी टेरिटरी थी, जैसे फ्रॉम द साउथ ऑफ दिल्ली अप टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये था राजपूत। उसके बाद आता है मैसूर। इसके बाद है मैसूर। मैसूर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट थी, 18th सेंचुरी की स्टेट थी। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न जंक्शन में है, और यहाँ वडियार रूल कर रहे होते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए एक बैटल फील्ड बन जाता है, बहुत लड़ाइयाँ होती है यहाँ पे। पहले हैदर अली के अंडर आ जाता है, हैदर अली इसको बचाने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं, तो यहाँ वॉरफेयर चलती ही रहती है। बाद में यहाँ टिप्पू सुल्तान आ जाते हैं। उसके बाद है केरला। केरला के फाउंडर थे मर्टंडा वर्मा। मर्टंडा वर्मा ने इसकी कैपिटल त्रवणकोर को एस्टैब्लिश किया। इसकी बाउंड्रीज कन्याकुमारी से लेकर कोचीन तक थी। और इन्होंने यहाँ आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था। इन्होंने, जो मर्टंडा वर्मा थे, जो केरला के फाउंडर थे, इन्होंने आर्मी को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया था कि जैसा वेस्टर्न मॉडल था। अच्छे अच्छे मेजर्स अडॉप्ट किए थे। उसके बाद आता है सिख, सॉरी जाट। जाट, देखिए अब देखिए जाट कौन कौन से एरिया में रह रहे होते? दिल्ली, मथुरा, आगरा, यहाँ पे रह रहे होते हैं। और यहाँ पे रेन औरंगजेब का होता है। औरंगजेब की पॉलिसीज इतनी खराब होती है कि जाट उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। जब जाट भी उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे हैं, मराठा, राजपूत सब इनके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुगल को वीक कर रहे हैं। तो ये कारण है। अब क्या होता है, आफ्टर सम इनिशियल सेटबैक, एक बार धक्का लगता है जाट को। उसके बाद जो चौरामन होता है और बदन सिंह होते हैं, वो अपनी जाट स्टेट भरतपुर को स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। सूरजमल जब आते हैं तो उनके अंडर तो जाट पावर बहुत बढ़ चुकी होती है। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो होते ही होते हैं, लेकिन उनकी टेरिटरी भी बहुत बड़ी होती है, जैसे फ्रॉम गंगा इन द ईस्ट टू चंबल इन द साउथ, एंड आगरा, मथुरा, मेरठ, अलीगढ़ इनके अंडर हो जाते हैं। लेकिन जब सूरजमल की डेथ हो जाती है तो जाट को बहुत धक्का लगता है, इनकी जो एम्पायर होती है वो टूट जाती है छोटे छोटे जो छोटे छोटे टुकड़ों में। और कौन तोड़ता है? पेट्टी जमींदार होते हैं, जो प्लंडर करते, लूट पाट करते और इनके जो एम्पायर तोड़ देते हैं। उसके बाद आते हैं सिख। गुरु गोविंद सिंह जी के अंडर जो सिख है वो मिलिटेंट सेक्ट बन जाता है। अब बंदा सिंह बहादुर 70 जो सिख की लीडरशिप को होल्ड करती है, और 1708 में इनकी डेथ हो जाती है। अब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जब अटैक करते हैं इंडिया पे, तो सिख को एक मौका मिलता है कि वो पावर अपनी फिर से रिगेन करें। और एट दिस स्टेज दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू 12 मिसल। वो मिसल्स बना लेते, जिनको कॉन्फेडरेसी बोलते। कौन? महाराजा रंजीत सिंह जी, जो बहुत स्ट्रॉन्ग किंगडम होती है उनके पंजाब में। और वो बेटे होते हैं महासिंह के, जो शुक्र चकिया मिसल के सरदार होते हैं। और उनका, महाराजा रंजीत सिंह जी का जो एरिया होता है वो सतलुज से लेके झेलम तक होता है। और वो लाहौर को 1799 में जीतते हैं, अमृतसर को 1802 में। और बाद में महाराजा रंजीत सिंह जी अमृतसर की एक ट्रीटी साइन करते हैं ब्रिटिश के साथ। उसमें उनको सतलुज का जो एरिया होता है ब्रिटिश को देना पड़ता है। महाराजा रंजीत सिंह बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनके पास बहुत अच्छी आर्मी होती है। बट टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन, अब धीरे धीरे क्या होता है, महाराजा रंजीत सिंह को एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन करनी पड़ती है 1838 को शाह सुजा
और इंग्लिश को। अब ये ट्रीटी क्यों थी? क्योंकि जो शाह शुजा थे वो जो हमारा अफगानिस्तान में काबुल है वहाँ गद्दी पे बैठना चाहते थे। उनको पैसेज चाहिए था, उन्होंने क्रॉस करना था पंजाब से, महाराजा रंजीत सिंह दे नहीं रहे थे पैसेज। तो इसी वजह से कुछ लड़ाइयाँ हुई, तो बाद में उनको पंजाब से पैसेज देने पड़े थे, और ताकि इंग्लिश शाह शुजा की हेल्प कर पाए और शाह शुजा को गद्दी पे बिठा पाए, काबुल की गद्दी पे। और इसी तरह से रंजीत सिंह की बाद में 1839 में डेथ हो जाती है और ये एम्पायर वीक पड़ जाता है और ब्रिटिश का कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद आते हैं मराठा। मराठा एक बहुत अच्छी पावर होती है, लेकिन अंडर द कैपेबल लीडरशिप ऑफ द पेशवा मराठा मुगल अथॉरिटी को हरा देते हैं, मालवा से, गुजरात से, और अपने आप को पावर में लेके आते हैं। बट क्या होता है, अब मराठा इतने पावरफुल बन चुके होते हैं मुगलों के टाइम में, बट इनको भी ठेस पहुंचती है। कैसे इनकी पावर टूट जाती है? जब मैंने पहले बताया था अहमद शाह अब्दाली आया था, इसने मराठा के साथ युद्ध लड़ा था 1761 में, बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पे मराठा की पावर काफ़ी वीक हो चुकी होती है। लेकिन इसके बाद जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, लेकिन इसके बाद ये अपनी पावर को फिर से रिगेन करते हैं, अपने आप को इस तरह से बनाते हैं कि फिर से वो इंग्लिश के साथ इनको टक्कर दे पाए। रोहिला खंड और फर्रुखाबाद, जो रोहिला खंड है, यहाँ पे रहते कौन है? बंगश पठान, जो कहाँ से आते हैं? अफगान से आते हैं, माइग्रेट होके इंडिया में। अब ये इंडिया में आ तो गए, क्यों आते? क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ लड़ाइयाँ चल रही होती, कुछ टर्मोइल चल रहे होते। अली मोहम्मद खान कैसे ये रोहिला खंड को फाउंड करते हैं इंडिया में आके? देखिए, जब इंडिया में नादिर शाह का अटैक हो रहा होता है, तो यहाँ अली मोहम्मद खान को एक मौका मिलता है कि वो आके यहाँ पे ये छोटी सी एक किंगडम किंगडम को एस्टैब्लिश करे। ये एरिया कौन सा है? हिमालय फुट हिल पे, केमोन इन द नॉर्थ एंड गंगा इन द साउथ। रोहिलास जो किनको बोलते हैं? जो लोग रोहिला खंड में रहते थे। अब इनको बहुत हैवी लॉस उठाना पड़ा था जब अवध के रूलर मराठा ब्रिटिश जाट इनके खिलाफ हो गए थे। इसके बाद मोहम्मद खान बांगश, जो अफगान के होते हैं, सेट अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली इन द एरिया अराउंड फर्रुखाबाद ड्यूरिंग द रेन ऑफ फरुखशियर एंड मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद खान बांगश, जो बनाते हैं फर्रुखाबाद। अब मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कारण थे। अब इंडिपेंडेंट किंगडम भी एक बहुत बड़ा कारण थी कि वो जो रूलर खड़े हो रहे थे, अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम को एस्टैब्लिश कर रहे थे, मुगलों के खिलाफ हो रहे थे। तो अब मुगलों के टाइम पे कैसी कंडीशंस थी? इंडिया कैसा था? क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी? इंडिया अगर देखें तो इंडिया ने इतनी अच्छी प्रोग्रेस तो की नहीं थी, ना तो इकोनॉमिकली, ना सोशली, ना कल्चर में कोई इतनी प्रोग्रेस की करी थी। क्योंकि कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत पीछे जो कल्चर था उसको ही फॉलो करे जा रहे थे। कुछ भी अगर इकोनॉमिकली बात करें, कुछ एडवांसमेंट नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो इंडिया में बहुत गरीबी थी। अगर किसी के पास पैसा था तो वो एक बहुत छोटा सा सेक्ट था। जिनके पास बहुत पैसा था, वो एरिया बहुत छोटा था, बहुत छोटे से लोग थे, बहुत कम लोग थे जिनके पास बहुत पैसा था। लेकिन इतनी बड़ी आबादी थी जो बहुत गरीब थी। तो इन शॉर्ट में बोलूं तो बहुत बड़ी आबादी के पास बहुत कम पैसा, बहुत छोटी आबादी के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। कुछ ऐसी कंडीशंस थी। एग्रीकल्चर कैसा था? अब एग्रीकल्चर बहुत हम बोल सकते हैं कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, हार्ड वर्क कर रहे थे पीजेंट। अब अगर पीजेंट हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर उनको उनकी मेहनत का फल मिल रहा हो तो फिर भी ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो हार्ड लेबर तो कर रहे थे, लेकिन जो वो कमाते थे उनको टैक्स के रूप में जमींदार, जागीरदार, रेवेन्यू फार्मर को देना पड़ता था। ये कंडीशन ब्रिटिश रूल के अंडर में तो बहुत बुरी हो चुकी थी। अब ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैसी थी? अब देखिए, इंडिया में हैंडीक्राफ्ट तो आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा था, हमारा कॉटन हमारे पास अच्छी थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे। लेकिन इसीलिए हमें बाहर से तो कुछ लेके नहीं आते थे। इंडिया डिड नॉट इम्पोर्ट फॉरेन गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। बट ऑन द अदर हैंड, अब देखो, हम बाहर से तो कुछ ला नहीं रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड हमारे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की फॉरेन मार्केट में बहुत डिमांड थी। इसीलिए
हमारा जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा था, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की फॉरेन में मार्केट, बहुत अच्छी मार्केट थी, उनकी डिमांड थी, तो हम बाहर बेचते थे, इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट वर मोर देन इट्स इम्पोर्ट। अब अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो ट्रेड, अब उधर से इम्पोर्ट भी तो होना चाहिए, उसको बैलेंस किस कैसे करते थे, उधर से हम सिल्वर और गोल्ड लेके आते थे। इसीलिए बोला जाता है इंडिया वॉज नॉन एज अ सिंक ऑफ प्रेशियस मेटल। अब इंपोर्ट क्या करते थे, एक्सपोर्ट क्या करते थे। इंपोर्ट क्या किया जाता था, पर्शियन गल्फ से, जैसे सिल्क, कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अरबिया के रीजन से कुछ ड्रग्स लेके आते थे, कॉफ़ी थी, चाइना से शुगर, सिल्क तिब्बत से ले किया जाता था, यूरोप से, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कॉपर, आयरन। एक्सपोर्ट क्या किया जाता था, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे वो, कि फैब्रिक, राइस, वीट, शुगर। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ थी, मुर्शिदाबाद, पटना, सूरत, आप इसमें से 5-7 जो आपको अच्छे लगते हैं याद कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मसूलीपट्टनम, औरंगाबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, आप दो याद कर लेना। और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज कहाँ थी, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का जो मेन सेंटर था वो महाराष्ट्र, आंध्र और बंगाल का रीजन था। लेकिन शिप इंडस्ट्री जो फ्लॉरिश हुई थी वो केरला कोस्ट पे, कालीकट पे भी हुई थी और केलून में भी हुई थी। जैमोरिन जो थे उन्होंने यूज किया था मुस्लिम कंजाली मराइकर, जो फॉर हिज नेवी, अपनी नेवी के लिए यूज किया था। शिवाजी भोंसले ने अपनी डिफेंस सेटअप की थी, कहाँ, बहुत अच्छी डिफेंस सेटअप की थी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, किस लिए, कहा, ताकि पुर्तगाल के अगेंस्ट लड़ सकें। अब ऐसा बोला जाता है कि जो यूरोपियन थे उन्होंने भी इंडियंस के शिप को यूज़ किया था। अब एजुकेशन का स्टेटस कैसा था, जैसे मैंने पहले बोला, टेक्नोलॉजी थी नहीं, लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन पे बेस्ड थे, जो पहले थी वो फिर वो उसी टाइम पे भी वही चल रही थी। कोई अच्छी डेवलपमेंट हुई नहीं थी, जैसे वेस्ट में डेवलपमेंट हो चुकी थी ऐसा कुछ है नहीं था। नॉलेज जो थी, लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, लॉ को, रिलीजन को, फिलॉसफी और लॉजिक, बट ऐसा कोई स्टडी है नहीं थी, ना कोई फिजिकल पढ़ रहा है, ना कोई साइंस, ना नेचुरल साइंस पढ़ रहा है, ना टेक्नोलॉजी, ना ज्योग्राफी पढ़ रहा है, सिर्फ एशियंट लर्निंग पे डिपेंड थे, ना कोई सोच रहा है ओरिजिनल थॉट को भी ऐसा क्यों हो रहा है। हम ये चीज़ें मान तो रहे हैं, लेकिन कैसे हो कैसे रहा, कोई साइंस का तो कोई फंडा ही नहीं था। एलिमेंट्री एजुकेशन हिंदू मुस्लिम तक सीमित थी, गर्ल्स को पढ़ने नहीं दिया जाता था, पाठशाला था, मकतब था। अब एजुकेशन कहाँ तक कन्फाइंड थी, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक तक। बच्चे थे, चिल्ड्रन थे फ्रॉम द लोअर कास्ट सम टाइम अटेंड स्कूल्स। जो बच्चे छोटे कास्ट से थे वो स्कूल्स अटेंड तो करते थे, लेकिन वो हायर एजुकेशन नहीं लेते थे। फीमेल्स को तो अलाउड ही नहीं थी, एजुकेशन बहुत रेयर ही थी। जो चौथ पत्तीज और टॉल्स, जो बिहार और बंगाल में, ये जो मैंने येलो कलर है, ये चौथ पत्तीज और टॉल्स हायर एजुकेशन के सेंटर थे। जैसे अगर किसी ने संस्कृत एजुकेशन लेनी है तो उनके सेंटर काशी, वाराणसी, तिरहुट, मिथिला, नादिया, उत्कला ऐसे थे। और मदरसा जहाँ पे पर्शिया और अरबी के लैंग्वेज आप सीख सकते थे, इंस्टीट्यूशन थे हायर लर्निंग के। पर्शिया जो एक कोर्ट लैंग्वेज थी, मुस्लिम और हिंदू भी सीखते थे। अजीमाबाद, पटना में एक फेमस सेंटर था पर्शियन एजुकेशन के लिए। तो देखेंगे कि एजुकेशन थी तो थी, लेकिन अगर लोअर कास्ट के बच्चे ले भी रहे हैं तो वो हायर एजुकेशन नहीं ले लेते थे। अगर ले भी रहे थे तो एशियन लर्निंग की एजुकेशन से लिटरेचर, लॉ तक ही हम कन्फाइंड थे, आगे रीडिंग राइटिंग के आगे हम नहीं बढ़े थे। सोशल सेटअप कैसा था, अब सोसाइटी, पहले सोसाइटी बट चुकी थी कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रीजन के बेस पे, ट्राइब के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे सोसाइटी बट चुकी थी। अब जो पहले वेद में 4 वर्ण थे, वो उन वर्ण को छोड़ के भी कास्ट, जो सोसाइटी थी छोटे छोटे कास्ट में टूट चुकी थी। जैसे मुस्लिम थे, वो भी एक तो मुस्लिम सेक्ट हो गया, हिंदू मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम भी आगे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुके थे। शिया मुस्लिम मुस्लिम थे, सुन्नी थे। अब जो मुस्लिम, जैसे शरीफ मुस्लिम, जिसमें नॉबल्स, स्कॉलर्स, प्रीस्ट, आर्मी, फिर जिनके अच्छे चौधे वो आते थे, अजलफ मुस्लिम, जो लोअर कास्ट के मुस्लिम होते थे। अब अगर मुस्लिम में ऐसे सेक्ट हैं तो हिंदू में भी ऐसे सेक्ट होते थे, हायर कास्ट के हिंदू, लोअर कास्ट के हिंदू, मतलब सोसाइटी बट चुकी थी।
इसके बाद विमेंस की कंडीशंस कैसी थी? बहुत बुरी कंडीशन थी, अच्छी कंडीशन नहीं थी। अब उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, घरों पे रहना पड़ता था, पर्दा, सती, चाइल्ड मैरिज सब कुछ था, पॉलीगैमी, बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। बहुविवाह जैसे अब विडो की जो विधवा औरतें होती, उनकी कंडीशन तो बहुत ही बुरी थी। राजा स्वय सिंह ऑफ एम्बर और मराठा जो जनरल थे परशुराम बाहू, उन्होंने कोशिश की थी कि विधवा की अगेन मैरिज की जाए, लेकिन वो फेल हुए थे। उस टाइम में ये बहुत एक डिफिकल्ट टास्क था कि विधवा की दोबारा से मैरिज करवाई जाए, क्योंकि उनकी सोच ही कुछ ऐसी होती थी। तो जो अगर हायर क्लास की जो लड़कियां होती थी, वेमेंस होती थी, उनको तो घरों के अंदर ही रहना पड़ता था। अगर अगर कोई छोटी क्लास से है भी लड़की, तो वो बाहर जाके काम करती थी अपनी इनकम, फैमिली के लिए, इनकम के लिए। स्लेवरी की बात करें, दास प्रथा, दास प्रथा थी, यूरोपियन के आने से पहले ही थी। लोग राजपूत खत्री विमेंस को स्लेव रखते थे, डोमेस्टिक वर्क के लिए रखते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि यूरोप के लोग आए, उन्होंने स्लेवरी हमारे इंडिया में स्टार्ट की, नहीं। इससे पहले भी स्लेवरी थी, लेकिन जो स्लेवरी यूरोपियन के टाइम में थी, उसकी कंडीशन तो बहुत ही बुरी हो चुकी थी। वो स्लेव लेके जो 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 एडवेंट ऑफ यूरोपियन हाइटन द स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड इन इंडिया, वो स्लेव लेके बंगाल, असम, बिहार से लेके चले जाते थे, अमेरिका में दे देते थे, यूरोप में दे देते थे। तो स्लेवरी इंडिया में यूरोपियन के आने से पहले भी थी, लेकिन वो स्लेवरी इतनी बुरी नहीं थी। इतनी उनकी हालत इतनी खराब नहीं थी जितनी यूरोपियन के टाइम में थी। अब ट्रेड, आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर कैसा था? अब जैसे मुगल एम्पायर खत्म हो रहा है, जैसे इंडिपेंडेंट स्टेट आई, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर, जो प्रीस्ट थे उन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया था, जो टैलेंटेड पीपल थे। लखनऊ में जैसे आसफ उद्दौला थे, उन्होंने एक बड़ा इमाम बाड़ा बनाया 1784 में। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी स्वाई जय सिंह ने एक पिंक सिटी ऑफ जयपुर बनवाया। 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एट दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन में बनाया। एंड उन्होंने एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया स्वाई जय सिंह ने, जिसको बोला जाता था जिज मोहम्मद शाही। किस लिए था? टू हेल्प द पीपल इन द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। किन्होंने बनवाया था? स्वाई जय सिंह ने। क्या क्या है? पिंक सिटी ऑफ जयपुर, 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटिव्स एट दिल्ली, जयपुर, बनारस, मदुरा, उज्जैन। उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया जिसको बोलते थे जिज मोहम्मद शाही, और जो लोगों को हेल्प करता था एस्ट्रोनॉमी में। साउथ में केरला में क्या था? पद्मनाभपुरम पैलेस, जो किस लिए फेमस था? आर्किटेक्चर के लिए। वो अच्छे अच्छे वहाँ पे पेंटिंग्स थी। अब दो स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स बहुत प्रचलित हुई थी इस टाइम में, जैसे राजपुताना कंगड़ा जो स्कूल्स थे वो प्रोमिनेंट हो चुके थे। पेंटिंग ऑफ राजपुताना एंड कंगड़ा स्कूल बिकम प्रोमिनेंट एंड रिवील्ड न्यू वाइटैलिटी एंड टेस्ट। अब यहाँ पे क्या था? उर्दू लैंग्वेज उभर के आई थी। उर्दू लैंग्वेज की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। जैसे उनके पोएट थे मीर, सुधा, नाजिर, मिर्जा गाजिब इन द 19th सेंचुरी। इन द साउथ इंडिया मलयालम लिटरेचर भी बहुत फ्लॉरिश हुआ था। किनके किनके अंडर हुआ था? त्रावणकोर रूलर का जो ये था कंचन नंबियार, जो था मलयालम मलयालम पोइट। इनके अंडर जो मलयालम लिटरेचर था काफ़ी फ्लॉरिश हो चुका था। तमिल लैंग्वेज बहुत फ्लॉरिश हुई थी। जैसे इनकी सितार पोइट्री, जो ताया मनावर, उनके वो बेस्ट एक्सपोनेंट थे सितार पोइट्री के। और इन्होंने प्रोटेस्ट किया था जो लोग टेम्पल रूल और कास्ट सिस्टम का मिस यूज कर रहे थे। हीर रांझा जैसे वारिस शाह ने कंपोज की थी, जो पंजाब का पंजाबी लिटरेचर है। सिंधी लिटरेचर जैसे शाह अब्दुल लतीफ ने कंपोज की थी, रसीलो कलेक्शन ऑफ पोइट। एंड देयर आर सम एग्जांपल ऑफ लिटरेरी वर्क इन द रीजनल लैंग्वेज में भी कुछ लिटरेरी वर्क मिलते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि जब ब्रिटिश आए तो इंडिया की कंडीशन कैसी थी, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। अब यहाँ से हमने देखा कि ब्रिटिश को ये जो सेकंड चैप्टर था वो इसी के बारे में था कि क्या मुगलों ने किया था जिससे ब्रिटिश को मौका मिला कि वो पावर में आ जाए और मुगल को हटा दें। तो ये सारे फैक्टर्स थे। उनके टाइम में कंडीशंस कैसी थी? एजुकेशन दी नहीं जाती थी किसी को, अच्छी एजुकेशन, हायर जो एजुकेशन थी वो सिर्फ हायर क्लास को मिलती थी, वो भी कन्फाइंड सिर्फ लिटरेचर लॉ तक थी, साइंस टेक्नोलॉजी कुछ है नहीं थी। तो ब्रिटिश
जाके इन चीज़ों का यूज़ करेंगे और आप अपने आप को पावर में लेके आएँगे। अब ब्रिटिश पावर में हमने जैसे पहला चैप्टर पढ़ा, पुर्तगाल, डच आए, फ्रांस आए, ब्रिटिश पावर में आएँगे कि अब मुगल ने क्या-क्या गलतियाँ की थी। अब हम पढ़ेंगे अगर ब्रिटिश पावर में आ तो गए लेकिन उन्होंने क्या-क्या पॉलिसीज़ अपनाई जो उन्होंने अपनी पावर को एक्सपैंड किया, वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।